दोस्तों फ्रोम में अभी तक आप हर एक कैरेक्टर से वाकिफ हो चुके हो, लेकिन अब का जो पार्ट है वो फ्रोम में अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग और खतरनाक पार्ट होने वाला है। अब से हर बार की तरह मैं पिछले एपिसोड्स को रिकॉल नहीं करूंगा, अगले एपिसोड में ठीक आगे की कहानी से कंटिन्यू किया करूंगा। यहाँ हम देखते हैं ब्रैड को, जो लगभग मॉन्स्टर्स की बातों में आ ही चुका था और उसने अपना ये जहन बना लिया था कि वो मॉन्स्टर्स को अंदर आने देगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वो वक्त रहते पहचान जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स ही है और फिर मॉन्स्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जेड को, जिसे लगातार वही एक खास तरह का सिंबल दिखाई दे रहा होता है, जिस सिंबल को हमने देखा था कि वो सिंबल विक्टर को भी दिखाई देता था, जिस वजह से जेड अब बहुत ज्यादा तंग आ जाता है और बार के अंदर मौजूद यहाँ वहाँ चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे लग रहा था कि अब उसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तभी वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं बॉयड को, जो चर्च के अंदर बैठा अपनी बीमारी और सैरा को दूसरे टाउन वालों के सामने किस तरह छुपाया जाए उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी चर्च के अंदर तबिथा और जिम आ जाते हैं। बॉयड ने कहा, तुम दोनों इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? तबिथा कहती है, अरे हड़बड़ी में क्यों ना हो, तुमने चर्च की बेसमेंट में एक कातिल को जो छुपा रखा है उसे जल्दी से बाहर लाओ, वरना हम खुद चर्च के अंदर जाएंगे और उसे जान से मार डालेंगे। बॉयड कहता है, चलो माना वो कातिल है, लेकिन उसने तुम लोगों का तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना, उसने अपने भाई को मारा, कैनी के पिता को मारा, बस इतनी सी बात है। ये सुनते जिम भी अब बॉयड पर भड़क गया। जिम ने कहा, ये तुम्हें इतनी सी बात लगती है? बॉयड कहता है, हाँ इतनी सी ही बात है। लेकिन तभी पीछे से सैरा खुद बाहर आ गई। तबिथा तुरंत ही सैरा की तरफ बढ़ी और कहा, आज के बाद तुम अगर हमारे घर के आसपास भी दिखी तो हम तुम्हारी गर्दन उखाड़ देंगे। जिस पर बॉयड तबिथा को कहने लगा, अरे जरा शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। लेकिन तभी तबिथा बॉयड और सैरा दोनों को गालियां देकर जिम के साथ वहाँ से बाहर आ गई और फिर बॉयड उनके पीछे उन्हें मनाने के लिए सैरा को कहता है, तुम यहीं पे रुको और मैं टाउन में हड़बड़ी ना मचे इसीलिए मैं सबको संभालने जा रहा हूँ। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं जेड को, जो बार के अंदर लगातार उसी सिंबल के बारे में ही सोच रहा था। तभी वहाँ पर विक्टर आया, जो जेड को कहने लगा, चलो आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकिन जेड ने कहा, पहले तुम मेरी बात सुनो, मुझे एक खास तरह का सिंबल लगातार नजर आ रहा है, उस सिंबल का मतलब क्या है कमबख्त ये मुझे अभी तक नहीं पता चला। दोस्तों जेड ने वहाँ पर बार की सभी बोतल्स को इकट्ठा करके उसी तरह का सिंबल भी बना रखा था, जिस पर विक्टर कहता है, यार मुझे भी ये सिंबल नजर आता है, लेकिन तुम मुझे पूछ रहे थे ना कि उस दिन फोटो में मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो फोटो किसने और कब खींची थी, और मुझे तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी बतानी है। तभी हम देखते हैं बॉयड को, जो अब डोना के पास कॉलोनी हाउस के अंदर आया था। दोस्तों पूरी कॉलोनी हाउस और पूरे टाउन के अंदर ये बात फैल चुकी है कि बॉयड ने सैरा को सही सलामत चर्च की बेसमेंट में रखा हुआ है। डोना बॉयड के आते ही बॉयड पर गुस्सा होने लगी कि तुमने आखिर इतनी बड़ी चीज बाकी सभी टाउन वालों से क्यों छुपाई, और तब जब तुम उनके लीडर थे, बताओ भला तुम ऐसा क्यों कर सकते हो? जिसके जवाब में बॉयड ने कहा, देखो डोना, सैरा के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। सैरा ने अब तक जो कुछ भी किया वो उसकी गलती थी। मैं सैरा को जंगल में भी ले गया था, वहाँ भी उसे आत्माओं की आवाजें आई, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम अब आत्माओं की एक भी नहीं सुनोगी, और ठीक सैरा ने वैसा ही किया। उसने मुझे पूरे जंगल के सफर के दौरान मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, और तो और उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा भी था, तो प्लीज हमें उसे माफ कर देना चाहिए। मगर डोना कहती है, बॉयड अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें लीडर कभी नहीं मानेंगे। जिस पर बॉयड गुस्सा होकर अब वहाँ से चला जाता है। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं विक्टर को, जो जेड को लेकर अब जंगल के बीचों बीच आ गया था। विक्टर ने कहा, मैं तुम्हें अब जो चीजें दिखाने वाला हूँ ना, तुम्हें वादा करना होगा कि ये चीजें टाउन वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। और अगले ही पल विक्टर जेड को उसी जगह ले आया जहाँ पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी, और वो गाड़ियां अब के जमाने की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही होती। जेड ये देखते तुरंत ही समझ जाता है कि ये टाउन पिछले 1-2 सालों से भूतिया नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से इसी तरह लोगों का शिकार करता आ रहा है। विक्टर कहता है, ये गाड़ियां इस टाउन में तुम सब लोगों से पहले जो रहा करते थे ना, जो अब मर चुके हैं, उन्होंने मुझे दिखाई थी। इन गाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ये सभी गाड़ियां एक जगह पर इकट्ठा करके रख दी। फिर विक्टर जेड को बताने लगा कि मैं यहाँ अपने अंकल और आंटी के साथ इस टाउन में फंसा था। टाउन में फंसने के अगले ही दिन मेरे अंकल और आंटी मारे गए। मुझे भी तुम्हारी तरह वो सिंबल दिखाई देता है, लेकिन हमें नहीं पता कि उस सिंबल का मतलब क्या है। वो सिंबल हमें डराने के लिए है, हमें रास्ता दिखाने के लिए, या फिर उस सिंबल का कोई और ही मतलब है। इसलिए हमें साथ मिलकर इस टाउन के अंदर क्या कुछ हो रहा है उस चीज को समझना होगा। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं सैरा को, जो अब भी चर्च के अंदर बैठी थी। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जिसे सैरा की तरह दिमाग में आत्माओं की आवाजें सुनाई देती थी। एल्जिन सैरा को हाय बोलकर उसके पास आके बैठ गया। बातों ही बातों में एल्जिन और सैरा की दोस्ती हो जाती है और हमें पता चला कि सैरा और एल्जिन दोनों दिल के काफी अच्छे हैं। और इसी तरह वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं सैरा को, जो अब बॉयड के लाख मना करने के बावजूद भी कैनी की मोम के डाइनर में आ जाती है, क्योंकि जब तक उसने कैनी के पिता को और अपने भाई नेथन को नहीं मारा था ना, उससे पहले वो कैनी की मोम के साथ ही काम किया करती थी। कैनी की मोम सैरा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उन्हें कैनी के पिता की याद आने लगी और वो बेचारी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। कैनी की मोम
मोम के पास सारा का जो कुछ भी सामान था उन्होंने तुरंत ही उस सामान को बाहर लाया और कहा इसे उठाओ और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। सारा बेचारी खुद भी बहुत ज्यादा दुखी थी, इसीलिए वो चुपचाप अपने सामान को उठाकर डाइनर से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैनी आया जो बहुत ही गुस्से में था। उसने तुरंत ही सारा के सामान को लिया और सारा के लाख मना करने के बावजूद भी सबके सामने सारा की हर एक चीज को यहाँ वहाँ बिखेर देता है। कैनी ने सारा का एक खिलौना पकड़ा और कहा ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है ना, जिस पर सारा ने कहा प्लीज कैनी इसे कुछ मत करना। लेकिन कैनी ने अगले ही पल उस खिलौने को दीवार के अंदर दे मारा, जिससे वो खिलौना टूट जाता है और सारा उस खिलौने को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी। उल्टा कैनी उसे कहने लगा तुमने जो मेरे पिता और मेरी मॉम के साथ किया है ना, ये उसके बदले में तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो तुरंत ही डाइनर में चला गया। सारा अपनी चीजों को समेटती है, लेकिन तभी वहाँ पर एल्जिन आया जो सारा की मदद करने लगा। सारा ने एल्जिन को थैंक यू बोला और फिर यहाँ से सीन कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं जंगल का सीन जहाँ पर तैबिथा उसी गुफा के बाहर आई थी जिस गुफा में उस रात विक्टर और तैबिथा मॉन्स्टर से बाल बाल बचते हुए जंगल में एंटर किए थे। दोस्तों तैबिथा को लगता था कि बेसमेंट के अंदर सारी इलेक्ट्रिसिटी उसी गुफा से आ रही है, इसीलिए इस गुफा में और भी राज दफन होंगे, जिस वजह से वो दिन दिहाड़े यानी जब मॉन्स्टर सो रहे हैं तब उस गुफा के पास आती है। लेकिन तभी उसे पीछे से जंगल में मॉन्स्टर की आवाजें आना शुरू हो गई। जब तैबिथा ने यहाँ वहाँ देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि 4 ज़ॉम्बी बच्चे जो दिखने में बहुत ही भयानक थे, वो तैबिथा के पास आकर उस पर अटैक कर देते हैं। तैबिथा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि बेचारी तैबिथा की आवाज तक नहीं निकलती। मगर अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई बच्चा नहीं होता और तैबिथा खुद ही अकेले डरे जा रही थी। और फिर वो सीन भी कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं ब्रैड को, जिसे अब टाउन में ना कोई जगह दे रहा था और ना ही कोई कॉलोनी हाउस में, इसीलिए उसने बस के ऊपर ही एक सोफा को रखा और अपना टाइम पास करना शुरू कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेना को, जो सबकी नजरों से छुपकर क्रिस्टी की दवाइयों में से नशे की दवाई एक इंजेक्शन में भरती है और उस इंजेक्शन को पी लेती है, क्योंकि जेना एक नंबर की नशेड़ी थी। इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं बॉयड को, जो अब कैनी की मॉम के पास माफी मांगने के लिए आया था, क्योंकि बॉयड ने सारा को सबकी नजरों से छुपा कर रखा। कैनी की माँ कहती है बॉयड मुझे तुम पे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें ही धोखा दोगे। चलो सारा ने तो मेरे पति की जान ली, लेकिन तुम्हारा तो सारा से कोई लेना देना नहीं था। तुम तो हमें बता सकते थे ना कि सारा तुम्हारे कब्जे में है। उनकी बातचीत के दौरान ही वहाँ पर कैनी आया, जो आते ही बॉयड से कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ ना मैं आपको माफ करूंगा और ना ही सारा को, इसीलिए आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बेचारा बॉयड काफी दुखी हालत में वहाँ से बाहर आकर चर्च के अंदर आ जाता है। वहाँ आते ही बॉयड ने एक बहुत ही खौफनाक सीन देखा, और वो ये कि चर्च के अंदर अब सारी कुर्सियाँ और टेबल्स गायब हो चुके थे। बस एक कोने में पड़ी थी तो वही घूमती हुई डॉल, जो डॉल उसने जंगल के अंदर मार्टिन के पास देखी थी। बॉयड ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि एक लड़की जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना होता है वो बॉयड के सामने ही डांस करना शुरू कर देती है। बॉयड उस लड़की के पास आया ये जानने के लिए कि शायद वो लड़की असली है या नकली, जिस वजह से उस लड़की ने अपना मुंह खोला तो उस लड़की के मुंह में से काफी ज्यादा कीड़े हरकत करते हुए बाहर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखते ही बॉयड बहुत ज्यादा डर गया। लेकिन फिर हमें एक बहुत ही बड़े सीन का खुलासा हुआ और हमें पता चला कि बॉयड अभी कैनी और कैनी की मॉम के डाइनर से बाहर ही नहीं आया, और उसे पता नहीं क्यों ये सब कुछ हेलुसिनेशन हो रही थी कि बॉयड एक चर्च के अंदर है। कैनी की मॉम ने कहा कैनी जल्दी से इसे क्रिस्टी के पास ले जाओ, लेकिन बॉयड कैनी को कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे दवाइयों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मगर कैनी बॉयड के लाख मना करने के बावजूद भी उसे क्रिस्टी के पास ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कॉलोनी हाउस का सीन, जहाँ पर एलिस और फातिमा पता नहीं किसी बात पर झगड़ रहे थे, और तो और डोना ने कॉलोनी हाउस में जितना भी सामान था उसे 2 हिस्सों में बांटा, यानी खाने पीने की जितनी भी चीजें थी उसका एक हिस्सा अपने पास रखा और दूसरा हिस्सा टाउन के अंदर ले जाती है। मगर जाने से पहले डोना ने फातिमा और एलिस को कहा याद रहे कॉलोनी हाउस में किसी को भी भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हमारे पास जो खाना है उससे हम अगले 10 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारने वाले हैं, तो प्लीज इस राज को राज ही रहने देना जब तक मैं इसके बारे में कोई और हल ढूंढ नहीं लेती। यहाँ सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टी पर, जो हॉस्पिटल के अंदर अपने कमरे में जेना को ढूंढ रही थी। तभी उसने जेना के बैग को चेक किया और उसमें से जेना की हॉस्पिटल रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट में लिखा था कि जेना एक नंबर की नशेड़ी है। तभी वहाँ पर जेना आई, जिसने क्रिस्टी के हाथ में अपनी उसी रिपोर्ट को भी देख लिया। जेना ने कहा देखो ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, बल्कि मुझे एक नाटक के लिए फेक रिपोर्ट चाहिए थी, इसीलिए मैंने जानबूझकर ये फेक रिपोर्ट बनवाई। मगर क्रिस्टी ने बताया
बताया कि परसों मुझे तेबिथा ने कहा कि जैना दवाइयों में से कुछ दवाइयों को छेड़ रही थी, मगर जैना कहती है नहीं, मैं सिर्फ उन्हें एक तरतीब से रख रही थी। तभी क्रिस्टी भागती हुई दवाइयों की अलमारी के पास गई और उसने सभी नशे की दवाइयाँ उठाकर संभालने का फैसला किया, जिस पर जैना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से में आने की वजह से उसने क्रिस्टी को कह दिया कि हाँ, मैं पिछले 2 महीनों से लगातार नशा कर रही हूँ, तुमसे जो उखाड़ होता है उखाड़ लो। इसलिए गुस्सा करते हुए वो क्रिस्टी को गालियां निकालती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, क्रिस्टी के साथ होना भी ऐसे चाहिए। उसने हमारे कैनी के प्यार को झुटलाया और अब देखो उसके साथ कितना बुरा हो रहा है। खैर, हमें क्या, हमें तो मजा आ रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कैनी और बॉयड को जो क्रिस्टी के पास आए थे। वहाँ क्रिस्टी बॉयड का चेकअप करती है और बॉयड से कहती है, देखो बॉयड, तुम्हें हमें सब कुछ सच सच बताना होगा, वरना हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। बॉयड कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता भी दूं, अरे भाई तुम फिर भी मेरी मदद नहीं कर पाओगी। जिस पर बॉयड कहता है, देखो मेरी ये जो बाजू है ना, इसके अंदर पता नहीं किस तरह के गंदे गंदे कीड़े हरकत कर रहे हैं, ये तुम्हें नजर नहीं आएंगे चाहे तुम कितने भी चश्मे लगा लो, और ये कभी भी किसी भी वक्त मेरी बाजू में हरकत करना शुरू कर देते हैं और फिर मुझे इतना ज्यादा दर्द होता है जिसका तुम्हें हिसाब तक नहीं है। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कॉलोनी हाउस का सीन, जहाँ पर एलिस और फातिमा अपने रूम में आए और एलिस ने कहा, देखो फातिमा, मुझे पता है कि तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं है, क्या तुम इसकी वजह बता सकती हो मुझे? फातिमा कहती है, जब वो बस वाले हमारे टाउन में आए थे तो तुमने मुझे उन बेचारे पैसेंजर्स को मॉन्स्टर से बचाने से क्यों रोका? जिस पर एलिस कहता है, अगर तुम उन्हें बचाने के लिए बाहर जाती तो आज तुम यहाँ ना खड़ी होती। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी नीचे से उन दोनों को बहुत तेज आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। एलिस और फातिमा तुरंत ही नीचे गए, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी लगातार बेचारे जो नए पैसेंजर्स आए थे उन पर भड़के ही जा रहा होता है। एलिस कहता है, देखो अब ये भी हमारी एक फैमिली का हिस्सा है, इसलिए तुम्हें इनसे अच्छे से पेश आना होगा। मगर वो बूढ़ा आदमी कहता है, इन कमबख्तों के आने की वजह से मुझे डर है कि हमारा खाना ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। जिस पर एलिस कहता है, तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। मगर अगले ही पल उस बूढ़े आदमी ने एक चाकू उठाया और उन पैसेंजर्स को धमकाने लगा और कहा, जाओ यहाँ से बाहर चले जाओ, वरना तुम्हारी वजह से हम भी मारे जाएंगे। जब एलिस ने उस बूढ़े आदमी को रोकने की कोशिश की तो गलती से उस बेगैरत ने वही चाकू एलिस की छाती में दे मारा और देखते ही देखते एलिस की छाती में से बहुत ज्यादा खून बहना शुरू हो जाता है। फातिमा उसे एक कपड़े की मदद से एलिस का खून रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने घाव देखा तो वो ये देख बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि एलिस का घाव बहुत ज्यादा गहरा होता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो करे तो करें क्या, क्योंकि बाहर रात हो चुकी है और कॉलोनी हाउस से हॉस्पिटल का सफर काफी ज्यादा है और तो और बाहर मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, जिससे वो एलिस को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। और एलिस का इलाज अगर जल्द से जल्द ना किया गया तो एलिस अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तभी यहाँ देखते ही देखते 10 मिनट गुजर जाते हैं और बेचारा एलिस फातिमा को कहता है, देखो मुझे सांस नहीं आ रही। जिस पर फातिमा कहती है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना हम एलिस को खो देंगे। तभी एल्जिन कहता है, मैं बाहर जाके डोना की वैन को यहाँ कॉलोनी हाउस के गेट पर लाता हूँ। फातिमा ने कहा, नहीं, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन एल्जिन कहता है, अगर हमने ये कदम ना उठाया तो बेचारा एलिस मारा जाएगा। इसलिए एल्जिन बिना कुछ भी सोचे कॉलोनी हाउस से बाहर आया और दूर खड़ी डोना की वैन के पास चला जाता है। उसने यहाँ वहाँ चाबी ढूंढने की कोशिश की और खुशकिस्मती से उसे वैन की चाबी मिल जाती है, लेकिन अगले ही पल एल्जिन ने देखा कि पलक झपकते ही उसकी वैन के इर्द गिर्द मॉन्स्टर्स जमा हो चुके हैं। लेकिन एल्जिन ने हिम्मत नहीं हारी और उस वैन को कॉलोनी हाउस के पास लाकर फातिमा और एलिस के साथ इन दोनों को वैन में बिठाता है। लेकिन मॉन्स्टर्स अब उनकी वैन के चारों तरफ थे और एल्जिन फातिमा के बताए हुए रास्ते पर चलता चलता अब आखिरकार एलिस को सही सलामत हॉस्पिटल के बाहर ले आता है। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। इस पर क्रिस्टी और जैना तुरंत ही एलिस का इलाज करने लगे। तभी वहाँ पर बॉयड एलिस की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। बॉयड ने कहा, बेटा एलिस, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन तभी क्रिस्टी उन सबको कहती है कि मैं जैसे जैसे एलिस का इलाज करूंगी एलिस को बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, क्योंकि हमारे पास एलिस को बेहोश करने की कोई दवा नहीं है, इसीलिए हमें इसे पकड़ कर रखना होगा। 35 मिनट इलाज करने के बाद एलिस की हालत काफी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। लेकिन तभी क्रिस्टी वहाँ बॉयड, फातिमा और एल्जिन के पास आई। क्रिस्टी ने कहा, अभी तो एलिस की हालत ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्द अगर हमने एलिस को खून ना दिया तो एलिस बेचारे को दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे और फिर हम एलिस को खो भी सकते हैं। तभी वहाँ पर बॉयड कहता है, एलिस का जो ब्लड ग्रुप है वो है O नेगेटिव और मेरा ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव है, इसलिए जल्दी से मेरा खून एलिस को दे दो। लेकिन जब क्रिस्टी अब बॉयड में से खून निकाल कर एलिस को देने ही लगती है कि तभी बॉयड कहता है, अरे नहीं नहीं रुको, अगर एलिस को मैंने अपना खून दिया तो मेरे खून में वो कीड़े या मुझे जो हेलुसिनेशन होते हैं वो मेरे बेटे को भी होने लगेंगे और ये मुझे ही पता है कि ये कितने ज्यादा खतरनाक है। मगर क्रिस्टी कहती है, अगर हमने जल्द से जल्द एलिस को खून ना दिया तो बेचारा एलिस मारा जाएगा। मगर बॉयड अब एलिस को खून देने पर बिल्कुल भी राजी नहीं होता। तभी कैनी ने अपनी गन उठाई और बॉयड को कहा, चलो अब जल्दी से जाओ और एलिस को अपना खून दे दो। अगर अगले ही पल बॉयड को अपनी बाजू में दर्द होना शुरू हो गया। उसने जैसे ही देखा तो अब हैरानी की बात थी कि हर एक इंसान को ये नजर आ रहा था कि बॉयड की बाजू में अब काफी ज्यादा कीड़े हरकत कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल के लिए वो बॉयड का खून एलिस को देने से रुक जाती हैं। लेकिन अगले ही पल हॉस्पिटल के बाहर से उन्हें मॉन्स्टर्स की आवाजें आना शुरू हो गई, जिस वजह से अब बॉयड एक
एक चाकू लेकर किसी की भी एक नहीं सुनता और हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके सीढ़ियों से नीचे उतरा और जोर जोर से मॉन्स्टर्स को बुला के कहने लगा, शायद आज मेरा बेटा जिंदा ना बचे और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं मरने से पहले तुम में से किसी एक को जान से मारना चाहता हूँ। बस इतना ही था कि जंगल के चारों तरफ से अब काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स बॉयड को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स का लीडर, जिसका नाम था मिस्टर स्माइली, वो बॉयड के सामने आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल बॉयड वहाँ पर एक चाल चलता है। बॉयड ने अपने हाथ को उसी चाकू से काटा और तुरंत ही डर के मारे आहिस्ता आहिस्ता उस मॉन्स्टर के करीब चला जाता है। अगले ही पल बॉयड ने उस मॉन्स्टर के गले को उस चाकू से काट दिया, लेकिन उस मॉन्स्टर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों, बॉयड का प्लान तो कुछ और ही होता है। बॉयड ने अपने कटे हुए हाथ को, जिसमें से खून निकल रहा था, उसी कटे हुए हाथ से मॉन्स्टर के गले को पकड़ लेता है। बॉयड को लगा शायद उसका खून इन्फेक्टेड हो चुका है और मॉन्स्टर के शरीर में अपने खून को मिक्स करने से शायद वो मॉन्स्टर मारा जाए। लेकिन मिस्टर स्माइली अब पहले से और भी खतरनाक होकर बॉयड की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देख बॉयड बहुत ज्यादा डर जाता है। मगर अगले ही पल हम देखते हैं कि मिस्टर स्माइली को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और देखते ही देखते वो अपने असली और भयानक रूप में बदल जाता है। उसे काफी अजीब तरह दौरे पड़ना शुरू हो गए और फिर सभी के सभी मॉन्स्टर्स बॉयड को छोड़कर मिस्टर स्माइली के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। बॉयड ने मौका देखा और मौके का फायदा उठाते हुए वो तुरंत ही वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। यहाँ बाहर हम देखते हैं उन्हीं सभी मॉन्स्टर्स को, जिनके सामने ही अब मिस्टर स्माइली तड़प तड़प कर मारा गया। यानी दोस्तों, अब शायद बॉयड अपने खून से अब उन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। लेकिन फिलहाल बॉयड ज्यादा कुछ नहीं सोचता और तुरंत ही अपने खून को एलिस की बॉडी के लिए डोनेट कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं एलिस को, जो अब ठीक 3 घंटों के बाद अब फिर से होश में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, बॉयड की तरह अब क्या उसकी बॉडी में भी कीड़े हरकत करेंगे या उसे भी हेलुसिनेशन होंगी या नहीं, ये आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।